नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट को पाने के लिए करें मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ खाली कारतूस नॉवल का पार्ट 2। इसका पहला पार्ट आप ऑलरेडी सुन चुके हैं, और अगर आपने नहीं सुना तो उसकी लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं खाली कारतूस नॉवल का पार्ट 2। आने वाला वक्त सिर्फ यही बताएगा कि तुम क्या नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकता हूँ? तुम सजनानी को धमका नहीं सकते। गीदड़ भपकियों से तुम्हारा मतलब हल नहीं होने वाला। वो सुनील को घूरने लगा। सुनील लापरवाही से सिगरेट के कश लगाता रहा। तुम क्या चाहते हो? अंत में मनोहर लाल बदले स्वर में बोला। पहले तो तुम ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम शीला और सजनानी में से एक का हिस्सा खरीद कर दूसरे को अपनी कीमत पर अपना हिस्सा बेचने के लिए मजबूर कर सकते हो। हिस्सा तुम्हें एक वक्त में दोनों का खरीदना पड़ेगा और एक ही कीमत पर खरीदना पड़ेगा। ये बात? हाँ मनोहर लाल, वे लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। ये दोनों एक दूसरे के हित चिंतक हैं और ये बात खूब समझते हैं कि अगर एक ने अपना हिस्सा पहले बेच दिया तो दूसरे को तुम उसका हिस्सा कौड़ियों के मोल बेचने पर मजबूर कर सकते हो। ओके, एकाएक मनोहर लाल निर्णयात्मक स्वर में बोला। मैं दोनों को एक ही रेट देने को तैयार हूँ। मैं तभी बगल के कमरे में टेलीफोन की घंटी बजने लगी। एक्सक्यूज़ मी, मनोहर लाल बोला और लंबे डग भरता हुआ बगल के कमरे में दाखिल हो गया। कुछ क्षण बाद घंटी बजनी बंद हो गई। फिर सुनील के कानों में मनोहर लाल की आवाज़ पड़ी। हेलो? हाँ। नहीं, इस वक्त नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारे आने की खबर तो होनी चाहिए थी। अच्छा, मुझे 2 मिनट का वक्त तो दो। हाँ, सिर्फ 2 मिनट। फिर रिसीवर क्रेडिल पर पटके जाने की आवाज़ आई। तुरंत बाद मनोहर लाल वापस लौटा। आई एम सॉरी मिस्टर सुनील, एक बड़ा ज़रूरी काम आ पड़ा है मुझे, जिसकी वजह से मैं अब आपको और एंटरटेन नहीं कर सकता। मेरी 8:30 बजे फिर एक ज़रूरी अपॉइंटमेंट है। अभी एक ऐसा ज़रूरी काम आ पड़ा है जो मुझे हर हाल में 8:30 बजे से पहले निपटाना है, इसलिए आई अंडरस्टैंड। सुनील उठता हुआ बोला। आप सजनानी का फैसला मुझे फ़ोन पर बता दीजिएगा। ठीक है। सुनील दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर पहुंचकर वो ठिठका, लेकिन मनोहर लाल उसके समीप ना आया। सुनील बाहर निकला। उसने अपने पीछे द्वार बंद कर लिया। वो होटल से बाहर निकला। वो मुख्य द्वार के सामने ही खड़ी अपनी कार में जा बैठा। उसने एक नया सिगरेट सुलगा लिया और प्रतीक्षा करने लगा। कुछ मिनट बाद एक कार पार्किंग में आकर रुकी। एक आदमी कार से बाहर निकला और तेजी से होटल में भीतर दाखिल हो गया। सुनील को पहचानने में कोई दिक्कत ना हुई। वो कन्हैया लाल सजनानी था। सुनील ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की खातिर अपनी कार का हॉर्न बजाया, लेकिन सजनानी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। 5 मिनट बाद सजनानी लपकता हुआ होटल से बाहर निकला और अपनी कार में सवार हो गया। सुनील ने फिर हॉर्न बजाया। इस बार भी सजनानी ने हॉर्न की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसकी कार स्टार्ट हुई। अगले क्षण वो वहाँ से ये जा वो जा। उसके पीछे जाने के इरादे से सुनील ने अपनी कार अभी स्टार्ट की ही थी कि एक टैक्सी होटल के दरवाजे पर आकर रुकी और उसमें से शीला ज्ञानचंदानी बाहर निकली। प्रत्यक्ष उसने सजनानी को अपनी कार पर वहाँ से जाते देखा था, क्योंकि टैक्सी से निकलकर भी वो एड़ियों पर उचक उचक कर उधर देख रही थी जिधर सजनानी की कार गई थी। शीला ने टैक्सी का भाड़ा चुकाया और होटल के भीतर दाखिल हो गई। सुनील ने इंजन बंद कर दिया और प्रतीक्षा करने लगा। 5 मिनट गुजर गए। उसे शीला के दोबारा दर्शन ना हुए। फिर कुछ सोचकर उसने होटल के पिछवाड़े का चक्कर लगाने का फैसला किया। उसने कार का इंजन चालू किया और होटल वाले पूरे ब्लॉक का घेरा काटकर पिछवाड़े में पहुंचा। पिछवाड़े की नीम अंधेरी सड़क खाली थी। सुनील फिर सामने के भाग में पहुंचा। उसने टैक्सी स्टैंड पर निगाह डाली। वहाँ जो 4 टैक्सियाँ पहले से खड़ी थी वे अब भी खड़ी थी। वो कार को मंथर गति से चलाता हुआ फिर पिछवाड़े की सड़क पर पहुंचा। वहाँ अभी सन्नाटा था। तीसरे फेरे में जब सुनील पिछवाड़े वाले मोड़ पर पहुंचा तो उसे पिछवाड़े की लोहे की सीढ़ियों पर एक युवती दिखाई दी जो तेजी से नीचे उतर रही थी। सुनील ने कार की रफ्तार धीमी कर दी। युवती सीढ़ियां उतरकर सड़क पर पहुंची और तेजी से सुनील से विपरीत दिशा में लपकी। सुनील ने कार की रफ्तार फिर बढ़ा दी। कार युवती की बगल में पहुंची तो सुनील ने खिड़की से बाहर झांका। वो शीला थी। कार रोकने का उपक्रम किए बिना सुनील कार को आगे बढ़ा ले गया। ब्लॉक के सिरे पर पहुंचकर उसने कार को बाहरी मुख्य सड़क पर रोका। शीला उसे दिखाई देनी बंद हो गई। उसने कार को आगे रोशनियों से जगमगाती मुख्य सड़क पर ले जाकर रोका। उसने कार के रियर व्यू मिरर को इस प्रकार मोड़ लिया कि वो बिना गर्दन घुमाए उसमें से अपने पीछे देख सके।
थोड़ी देर बाद उसे रियर व्यू मिरर में शीला दिखाई दी। वो कार की तरफ बढ़ रही थी। वो समीप पहुंची। वो कार की बगल में से गुजरने लगी तो सुनील ने खिड़की में से सिर निकाला और धीरे से बोला, लिफ्ट चाहिए मिस ज्ञानचंदानी। शीला ज्ञानचंदानी के मुंह से एक घुटी हुई सिसकारी निकली। उसने चौंक कर सुनील की तरफ देखा। ओह, वो गहरी सांस लेकर बोली, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, सुनील बोला। वैसे सब खैरियत है ना? हाँ हाँ, क्यों? कुछ नहीं, आओ गाड़ी में बैठो। शीला कार का दरवाज़ा खोलकर उसकी बगल में जा बैठी। सुनील ने तुरंत कार आगे बढ़ा दी। कार मुख्य सड़क पर पहुंची तो एकाएक शीला बोली, रोको। सुनील ने कार को फुटपाथ के साथ लगाकर रोक दिया। क्या हुआ? उसने शीला से पूछा। कुछ नहीं, शीला नर्वस भाव से बोली। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुनील ने उसकी बात का उत्तर नहीं दिया। कार में जलती डीम लाइट की रोशनी में उसने बड़े गौर से शीला की सूरत देखी। शीला नर्वस भाव से परे देखने लगी। मनोहर लाल से बात हुई? सुनील ने पूछा। हाँ, वो धीरे से बोली। क्या कहता है वो? वही जो कि मुझे मालूम था कि वो कहेगा। वो होटल में मेरा हिस्सा खरीदना चाहता है। कितने में? 1.5 लाख रुपए में। तुम्हारे 40% के हिस्से की उसने तुम्हें 1.5 लाख रुपए की ऑफर दी है? हाँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भी मनोहर लाल से मिलने आया था। अच्छा, तुम क्यों? मुझे सजनानी ने कहा था। ओह, तुम मिले थे उससे? हाँ। सजनानी साहब के 15% की क्या कीमत लगाई मनोहर लाल ने? सुनील ने जानबूझकर उस सवाल को नज़रअंदाज कर दिया और बदले में पूछा, तुमने उसकी ऑफ़र स्वीकार कर ली है? नहीं, मैंने वैसा ही किया जैसा सजनानी साहब ने कहलवाया था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने उसे कहा है कि मैं उसे अपना जवाब कल दूंगी। वैसे बात तो उसने ठीक ठाक शराफत से की थी ना? क्या मतलब? उसने तुम्हें डराया धमकाया तो नहीं? नहीं तो? कोई बदतमीजी भी तो नहीं की उसने तुमसे? सवाल ही नहीं पैदा होता। तो फिर तुम होटल के पिछवाड़े की लोहे की सीढ़ियों के रास्ते चोरों की तरह वहां से बाहर क्यों निकली? जैसे सामने के दरवाजे से दाखिल हुई थी वैसे ही सामने के दरवाजे से लौटी क्यों नहीं? शीला के छक्के छूट गए। वो हक्की बक्की सी सुनील का मुंह देखने लगी। तुम वो बड़ी कठिनाई से कह पाई, तुम कहाँ थे? पिछवाड़े की सड़क पर। वो खामोश रही। जवाब दो। वो फ़ोन पर बात कर रहा था। मैं सुनना चाहती थी कि वो क्या कह रहा था, इसलिए मैं बाहर के कमरे से उठकर चुपचाप बाथरूम में चली गई थी। मुझे उम्मीद थी कि वार्तालाप लंबा चलने वाला था, लेकिन उसने एकाएक फ़ोन रख दिया और मैं बाथरूम में फंस गई। मेरा इरादा उसके फ़ोन रखने से पहले वापस अपनी जगह पर आ बैठने का था, जो कि पूरा ना हो सका। वो सामने कमरे में चला गया तो मैं पिछले कमरे के रास्ते बालकनी में आ गई। बालकनी की बगल से पिछवाड़ी की लोहे की सीढ़ियाँ गुजरती थी। मैं उन सीढ़ियों के रास्ते वहाँ से निकल आई। अगर मैं दोबारा सामने के कमरे में जाती तो वो समझ जाता कि मैं उसका टेलीफोन वार्तालाप सुनने की कोशिश कर रही थी और फिर खामखा बखेड़ा होता। उसने जब मुझे सामने के कमरे में नहीं पाया होगा तो वो यही समझा होगा कि मैं इंतज़ार से तंग आकर वहाँ से चली गई थी। वो फ़ोन पर बात किससे कर रहा था? पता नहीं, वार्तालाप कुछ जान सकने लायक लंबा चला ही नहीं था। लेकिन उसके किसी टेलीफोन वार्तालाप को सुनने को तुम इतनी उत्सुक क्यों थी? दरअसल मैंने उसे टेलीफोन पर सजनानी साहब का नाम लेते सुना था, इसलिए मैं ये सुनने को इच्छुक हो उठी थी कि वो क्या बात कर रहा था। तुम्हें मालूम हुआ कि वो टेलीफोन पर सजनानी से बात कर रहा था या नहीं? टेलीफोन पर वो सजनानी से बात नहीं कर रहा था। उसकी बातों से इतना तो मैं फ़ौरन समझ गई थी कि वो किसी औरत से बात कर रहा था। कौन औरत? भगवान जाने। लेकिन किसी औरत से बात करते समय बीच में सजनानी का जिक्र कैसे आ गया? शायद जिक्र सजनानी साहब का ना हो बल्कि गोपीनाथ का हो। है तो वो भी सजनानी, और जिस औरत से मनोहर लाल बात कर रहा था शायद वो गोपी की नई बीवी हो। गोपी की बीवी का मनोहर लाल से क्या वास्ता? मुझे क्या मालूम? तुम्हें यह भी नहीं मालूम हो सका कि मनोहर लाल किस किस्म की बातचीत कर रहा था? किस किस्म की क्या मतलब? वो धंधे की बात कर रहा था, रोमांटिक बात कर रहा था, या किसी और तरह की बात कर रहा था? इस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम हो सका। कुछ क्षण खामोशी रही। मैं चलती हूँ, फिर एकाएक शीला बोली। कहाँ जाओगी? सुनील ने पूछा। घर। कैसे जाओगी? टैक्सी या स्कूटर से, जो मिल जाए। मैं घर छोड़ाता हूँ तुम्हें। नहीं, मुझे सवारी मिल जाएगी। तुम क्यों तकलीफ करोगे? चलो टैक्सी स्टैंड तक तो छोड़ दूँ तुम्हें। शीला ने सहमति में सिर हिला दिया। सुनील ने गाड़ी स्टार्ट की। वो उसे मंथर गति से चलाता हुआ होटल के सामने मौजूद टैक्सी स्टैंड पर ले आया। उसने कार रोकी। शीला कार से बाहर निकल गई। सुनील ने हाथ हिलाकर उसका अभिवादन किया और कार आगे बढ़ा दी। उसने एक नया सिगरेट सुलगा लिया और शीला की कई बातों पर विचार करने लगा।
उसका दिल बार बार गवाही दे रहा था कि शीला उससे झूठ बोलकर गई थी। गोपीनाथ की नई बीवी का नाम मनोहर लाल के साथ खामखा जोड़ने में ज़रूर उसका कोई स्वार्थ था। वो यूथ क्लब पहुंचा। वहां उसे रमाकांत से मालूम हुआ कि एल सजनानी का उनके लिए फ़ोन आया था और सजनानी ने कहा था कि वो फिर फ़ोन करेगा। 5 मिनट बाद ही सजनानी का फिर फ़ोन आ गया। सुनील से बात करने के स्थान पर उसने उसे केवल इतना कहलवाया कि वो यूथ क्लब में ही रहे। वो फ़ौरन वहाँ पहुँच रहा था। 10 मिनट बाद सजनानी यूथ क्लब में सुनील के साथ बैठा हुआ था। आते ही उसने शिवाज रीगल का बड़ा पैक मंगाया और फिर सुनील से बोला, उस मनोहर लाल घोड़े से मुलाकात हुई साईं? हुई, सुनील बोला। क्या कहता है वो? वो तुम्हारे 15% के हिस्से के 1.5 लाख रुपए दे रहा है। और शीला को क्या दे रहा है वो? 1.5 लाख रुपए। बड़ी, मैं शीला के हिस्से की कीमत पूछ रहा हूँ, नहीं, उसका तो 40% का हिस्सा है। मैंने वही बताया है जो तुम पूछ रहे हो। लेकिन ये कैसे हो सकता है? 15% का भी 1.5 लाख रुपया और 40% का भी 1.5 लाख रुपया? मुझे नहीं पता ये कैसे हो सकता है। जो कुछ मुझे मालूम हुआ है मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सजनानी ने एक सांस में अपना विस्की का ग्लास खाली किया और फिर बोला, चलो। कहाँ? सुनील रुक कर बोला, मेरे साथ। तुम्हारे साथ तो हुआ, लेकिन कहाँ? शीला के घर। मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा? अरे चलो ना साईं, तुम्हारे पास गाड़ी है, मेरे पास नहीं है। सुनील का जी चाहा वो उससे पूछे कि वो गाड़ी कहाँ गई जिस पर सवार होकर वो सैसिल होटल पहुँचा था, लेकिन वो खामोश रहा। मेरे पास गाड़ी का क्या काम? प्रत्यक्ष वो बोला, गाड़ी तो तुम्हारे जैसे सरमाएदारों के पास होती है। बकवास मत करो नी, मैंने बाहर ब्लास्ट की गाड़ी खड़ी देखी है। अच्छी बात है, चलो। दोनों बाहर निकले। वे सुनील की एम्बेसडर में सवार हुए। सुनील ने गाड़ी हरनबी रोड की तरफ दौड़ा दी। हरनबी रोड वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। ये मनोहर लाल कैसा लगा आदमी तुम्हें? सजनानी ने पूछा। बहुत काइयाँ, बहुत हरामी। क्यों? साईं, मुझे मालूम हुआ है कि इस आदमी ने शीला के बाप का कत्ल किया था। अच्छा? हाँ। तुम साबित कर सकते हो कि मनोहर लाल कातिल है? हाँ। फिर तो पकड़वाओ साले को। मैं अभी तो आया राजनगर वापस, कल मैं पुलिस से बात करूँगा। किस्सा क्या है? मुझे पता लगा है कि अपनी मौत से कुछ घंटे पहले गोविंद ज्ञानचंदानी ने अपने एक दोस्त को कहा था कि उसने मनोहर लाल से कई ज़रूरी व्यापारिक वार्तालाप करना था। मुझे ये भी मालूम हुआ है कि कत्ल से अगले ही रोज़ मनोहर लाल ने अपनी फिएट कार बेच दी थी। ये तुम जानते ही होगे कि अपनी मौत के समय गोविंद ज्ञानचंदानी किसी के साथ कार में सवार था। उसी कार में उसे शूट किया गया था और फिर उसकी लाश को चलती कार में से बाहर धकेल दिया गया था। उसे 3 गोलियां मारी गई थी। उनमें से 2 उसके जिस्म से पार निकल गई थी और एक जिस्म में ही अटकी रह गई थी। तुम्हारी जानकारी के लिए वो फिएट कार अब मेरे अधिकार में है, जो कि मनोहर लाल ने कत्ल के अगले दिन बेची थी। कार को खूब अच्छी तरह साफ कर दिया गया हुआ था, लेकिन फिर भी उसके भीतर कुछ ऐसे सूत्र मिले हैं जिनसे अभी भी ये साबित किया जा सकता है कि कत्ल कार में हुआ था। क्या मिला है कार में? कार के एक दरवाजे में अभी तक वो डेंट मौजूद है जहाँ की गोली टकराई थी। कार में से खून के धब्बे धोए जा चुके हैं, लेकिन एक विशेष प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ये सिद्ध किया जा चुका है कि उसके भीतर कभी खून बिखरा था। और इतना क्या कम है? कम है। ये बातें केवल एक संदेहजनक स्थिति की तरफ इशारा करती है। इन्हें मनोहर लाल के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। क्यों? आज 6 महीने बाद क्या मनोहर लाल मानेगा कि कार में गोली तब चली थी, खून तब बिखरा था जब वो उसकी मिल्कियत में थी? मानेगा कैसे नहीं साईं? सजनानी आवेशपूर्ण स्वर में बोला। मैं मनाऊंगा उसे। तुम मनवाओगे? हाँ। तुम क्या समझते हो अपने आप को, जेम्स बॉन्ड या दारा सिंह? वो मार मार कर भूस भर देगा तुम्हारी खाल में। कोई मजाक है? पहले मैं उसकी खाल में खिड़कियां दरवाजे नहीं बना दूंगा। ये देखो। सजनानी ने अपने कोट का बटन खोलकर शोल्डर होल्स्टर में लगी एक छोटी सी खूबसूरत सी रिवॉल्वर सुनील को दिखाई। सजनानी, सुनील तीखे स्वर में बोला, तुम्हारे पास ये रिवॉल्वर रखने का लाइसेंस है? है साईं। कहीं सचमुच ही खून खराबा मत कर बैठना। सजनानी हंसा। ये रिवॉल्वर बड़ी खूबसूरत है। सजनानी ने शोल्डर होल्स्टर से रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली और उसे सुनील को दिखाते हुए बोला, ये वाकई बहुत खूबसूरत रिवॉल्वर है। इसका दस्ता देख रहे हो? हाथी दांत का है। ऐसे 3 रिवॉल्वर है मेरे पास। 3? हाँ, ये तीनों रिवॉल्वर एक भूतपूर्व महाराजा के निजी संकलन का हिस्सा थी। मुझे अच्छी लगी, मैंने खरीद ली। लेकिन 3? साईं, एक वो बेचता नहीं था। तुम 3 रिवॉल्वरों का क्या करते हो? कुछ नहीं, मैं तो ये एक ही अपने पास रखता हूँ। और बाकी 2 कहाँ हैं? एक मैंने पुटड़े को दी हुई है और दूसरी मेरे मजेस्टिक सर्कल वाले ऑफिस की सेफ में रखी है। तुम्हारे लड़के के जिक्र से ध्यान आया, बधाई हो। सुना है गोपीनाथ ने शादी कर ली है? हाँ। सजनानी ने आह भरी और बोला, सुना तो मैंने भी है।
तुमने भी सिर्फ सुना है, बहू देखी नहीं अभी? किधर देखी है साईं? अभी सीधा तो विशालगढ़ से आ रहा हूँ मैं। सुना है लड़की बहुत खूबसूरत है। वो तो होगी ही, खूबसूरत ना होती तो गोपी ने उसकी तरफ झांका तक ना होता। साईं क्या बताऊं, एक ही लड़का है कमबख्त, हर वक्त पुटलियों के चक्कर में ही पड़ा रहता है। क्यों ना पड़ा रहे, बाप पर ही तो जाएगा। बाप कहाँ है ऐसा उसका? क्यों नहीं है? अपनी मुगल बाग की कोठी में जो आए दिन पार्टियां देते हो और फिर रासलीला रचाने के लिए खास तौर से गोपियां मंगाते हो, वो किस लिए? झूलेलाल, सजनानी असहाय भाव से गर्दन हिलाता हुआ बोला। अरे साईं, वो क्या अपने लिए करता हूँ और किसके लिए करते हो? बड़ी वो पुटलियों तो पब्लिक के लिए होती हैं, बिजनेस में ऐसा करना पड़ता है। आजकल बड़ा बिजनेस पकड़ने में दो ही चीज़ तो मददगार साबित होती है, शराब और औरत। क्या कहने, लेकिन ये मेरा छोकरा लड़कियों के मामले में कुछ ज़्यादा ही फॉरवर्ड है। जब भी किसी नई पुटड़ी से यारी करता है तो बोल देता है कि अब उसे अपनी मनपसंद लड़की मिल गई है, लेकिन 4-6 महीने बाद ही वो किसी और से ही हू कर रहा होता है। अब देखो ना साई, पहले कहता था मंगला से शादी करूँगा, लेकिन फिर उससे भी मन भर गया उसका। मुझे लड़की पर तरस आया। उन्हीं दिनों मनोरमा नौकरी छोड़कर जा रही थी। मैंने मनोरमा वाली नौकरी मंगला को दे दी। फिर छोकरा शीला के पीछे पड़ गया। शीला के बारे में तो कमबख्त इतनी गारंटी से बात करता था कि मैंने तो उसे अपने घर की बहू मान ही लिया था। वो इतनी नेकनियत और समझदार लड़की है कि मैं मन ही मन खुश था कि छोकरे की कंटिन्यूटी उससे थी, लेकिन गधे ने उसको भी छोड़ दिया और पता नहीं किससे शादी कर ली। सुना है कोई ग्लैमर गर्ल है, विशालगढ़ में कैबरे करती थी। झूलेलाल, ये तुम्हारी पुरानी सेक्रेटरी मनोरमा भी क्या तुम्हारे लड़के की गर्लफ्रेंड थी? नहीं साईं, उसे तो अपनी सेक्रेटरी के तौर पर मैंने रखा था। बहुत ही सियानी लड़की थी साईं, वैसी सेक्रेटरी मुझे नहीं मिल सकती। मैं तो उसे अपनी लड़की की तरह मानता था, लेकिन पता नहीं शादी के बाद इन पुटड़ियों को क्या हो जाता है। नौकरी क्या छोड़ी, दोबारा एक बार झांकने तक नहीं आई ऑफिस में। तुमने ये कैसे सोच लिया कि शादी के बाद वो तुम्हारे ऑफिस में एक बार भी नहीं आई? नहीं आई? अरे साईं, आई होती तो मुझे मालूम होता ना। सजनानी, तुम्हारी जानकारी के लिए वो 2 बार तुम्हारे ऑफिस में गई थी, लेकिन तुम्हारी उस नई सेक्रेटरी ने जानबूझकर उससे तुमसे नहीं मिलने दिया। उसने मनोरमा को रिसेप्शन पर बिठाए रखा और कह दिया कि तुम बिजी हो। उसने तुम्हें खबर तक करना ज़रूरी नहीं समझा कि मनोरमा आई थी। सच कह रहे हो? तुम चाहो तो मनोरमा से पूछ लो। झूलेलाल, सजनानी एक गहरी सांस लेकर बोला। फिर तो मैंने जो किया अच्छा ही किया। क्या किया है तुमने? मैंने मंगला को नौकरी से निकाल दिया है। मैंने विशालगढ़ से लौटते ही उससे जवाब तलबी की थी कि उसने शीला को या तुम्हें मेरा पता क्यों नहीं बताया। पता नहीं बताया तो ना सही, उसने मुझे खबर क्यों नहीं की कि शीला मुझे तलाश कर रही थी। जवाब में वो मुझे ही दोष देने लगी कि मैंने उसे ऐसा निर्देश क्यों दिया था कि वो मेरा पता किसी को ना बताए। मुझसे उसकी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने खड़े पैर उसे नौकरी से निकाल दिया। बाद में जब मेरा गुस्सा उतरा तो मुझे अफसोस होने लगा कि मैंने बेचारी के साथ ऐसा सलूक क्यों किया। लेकिन अब मनोरमा वाली बात सुनकर मुझे तसल्ली हो गई है कि मैंने जो किया अच्छा ही किया। वो लड़की मनोरमा की जगह लेने के काबिल थी ही नहीं। तभी सुनील ने कार को हरनबी रोड की 5 नंबर इमारत के सामने ले जाकर रोका। मैं गाड़ी में ही बैठता हूँ, सुनील बोला। तुम मिलाओ शीला से। नहीं, सजनानी बोला, तुम भी चलो। मैं क्या करूँगा जाकर? बड़ी चलो ना, इधर बैठे भी क्या करोगे? दोनों कार से बाहर निकले। वे शीला ज्ञानचंदानी के फ्लैट में पहुँचे। शीला केएल सजनानी को आया देखकर बहुत हैरान हुई। मैं अभी विशालगढ़ से लौटा हूँ, सजनानी बोला। मुझे सुनील ने बताया था कि तुम मुझे तलाश कर रही थी। शीला खामोश रही। मनोहर लाल से मुलाकात हुई? हाँ, वो बोली। क्या कहता है वो? वो मुझे मेरे हिस्से की 1.5 लाख कीमत दे रहा है। कीमत कम है, तुम्हें 4 लाख रुपए मिलने चाहिए। वो इससे ज़्यादा देने को तैयार नहीं। वो देगा, उसे देना पड़ेगा। तुम मुझे अथॉरिटी लिख दो कि तुम्हारे हिस्से का सौदा मैं कर सकता हूँ। फिर मैं तुम्हें उस मनोहर लाल के घोड़े से तुम्हारे हिस्से के 4 लाख रुपए हासिल करके दिखाऊंगा। ठीक है, मैं कल आपको अथॉरिटी लेटर दे जाऊंगी। और अगर मनोहर लाल तुमसे दोबारा संपर्क स्थापित करने की कोशिश करे तो तुम उससे बात तक करने से इनकार कर देना। वो तुम्हें डराने धमकाने की कोशिश करे तो फौरन मुझे खबर करना। अच्छा शीला, मुझे हाल ही में एक ऐसी बात मालूम हुई है जिसके बिना पर मैं ये कह सकता हूँ कि वो बहुत खतरनाक आदमी है। क्या मालूम हुआ है आपको? शीला, तुम्हारे पिता का कत्ल मनोहर लाल ने किया था। ओह, शीला धीरे से बोली। सुनील को यूं लगा जैसे उस खबर से शीला कोई विशेष प्रभावित ना हुई हो। इसलिए मैं तुम्हें मनोहर लाल से खास तौर से सावधान करने आया हूँ, सजनानी बोला। मैं सावधान हूँ, शीला बोली। शीला, वो बहुत खतरनाक आदमी है। होगा, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छी बात है, सजनानी उठता हुआ बोला।
तुम्हें आगाह करना मेरा फर्ज था। आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। आओ साईं। सुनील उठ खड़ा हुआ। दोनों ने वहाँ से विदा ली और नीचे पहुँचे। सुनील कार में सवार हुआ। उसने सजनानी की ओर वाला दरवाज़ा भीतर से खोला। सजनानी भीतर बैठता बैठता ठिठक गया। साईं, एकाएक वो बोला, मैं अभी आया। इससे पहले कि सुनील कुछ बोल पाता, वो फिर वापस इमारत में दाखिल हो गया। सुनील के चेहरे पर उलझन के भाव उभरे। फिर उसने लापरवाही से कंधे झटकाए और एक सिगरेट सुलगाने में मगन हो गया। थोड़ी देर बाद सजनानी वापस लौटा। वो धम से सुनील की बगल में आ बैठा और बोला, चलो। सुनील ने देखा सजनानी के कोट के बटन खुले थे और उसके शोल्डर होल्स्टर में से उसकी रिवॉल्वर गायब थी। अगली सुबह सुनील के फ़ोन की घंटी बजी। सुनील ने रिसीवर उठाकर कान से लगाया और माउथपीस में बोला, हेलो गुरुजी। आवाज़ आई, मैं अर्जुन बोल रहा हूँ, आपका बालक। हेलो अर्जुन, सवेरे सवेरे कहाँ से बोल रहे हो? सेसिल होटल से। सेसिल होटल से? वहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ एक कत्ल हो गया है गुरुजी। किसका? एक मनोहर लाल नाम के आदमी का। 314 नंबर स्ट्रीट में? हाँ। आपको कैसे मालूम गुरुजी? मेरे पास क्रिस्टल बॉल है। कब हुआ कत्ल? कत्ल तो रात को किसी वक्त हुआ है, लेकिन लाश अभी थोड़ी देर पहले बरामद हुई है। वेटर सुबह ही चाय लेकर गया था तो उसने मनोहर लाल की खून से लथपथ लाश को फर्श पर पड़े देखा था। वो छाती में गोली लगने से मरा है। कातिल का पता लगा? अभी कहाँ, अभी तो पुलिस यहाँ पहुँची है। मुझे क्यों फ़ोन किया है तुमने? राय ने कहा है कि मैं आपको यहाँ बुला लूँ। ओह, तो आप आ रहे हैं गुरुजी? नहीं, अभी नहीं। लेकिन गुरुजी, राय ने कहा था कि। सुनील ने रिसीवर क्रैडल पर रख दिया। उसने फ्लैट को ताला लगाया, नीचे जाकर एक टैक्सी पर सवार हुआ और सीधा हरनबी रोड पहुंचा। उसने 5 नंबर इमारत के सामने टैक्सी रुकवाई और ड्राइवर से पूछा, थोड़ी देर रुक सकते हो भाई? क्यों नहीं साहब, ड्राइवर बोला, जितनी देर आप कहें, मैं अभी आता हूँ। सुनील इमारत में दाखिल हुआ। शीला ज्ञानचंदानी अपने फ्लैट में मौजूद थी। आओ, वो बोली, सुबह सवेरे कैसे आ गए? तुम्हें एक ऐसी खबर सुनाने आया हूँ जो वैसे तुम तक अभी बहुत देर में पहुँचेगी। कैसी खबर? आज होटल के स्वीट में से मनोहर लाल की लाश बरामद हुई है। अच्छा, उसका कत्ल हो गया है, किसी ने उसे शूट कर दिया है। ओह, इस खबर की तुम पर कोई प्रतिक्रिया हुई मालूम नहीं होती मुझे। क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी? वो आदमी मेरे पिता का हत्यारा है। उसके कत्ल की खबर सुनकर क्या मुझे धाड़े मार मार कर रोना शुरू कर देना चाहिए था? कल 8:30 बजे तुम मनोहर लाल से मिलने गई थी? हाँ, तुम्हें मालूम ही है। उस वक्त मनोहर लाल जिंदा था? ये क्या सवाल हुआ? तुम्हारी मुलाकात हुई थी उससे? हाँ। उसने तुम्हारे 40% के हिस्से की कीमत 1.5 लाख लगाई थी? हाँ, लेकिन सजनानी के 15% के भी वो 1.5 लाख ही दे रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं क्या जानूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने तुम्हें कोई ऑफ़र दी ही ना हो? जब तुम वहाँ पहुँची हो तो तुमने उसे वहाँ मरा पड़ा पाया हो और तुमने खुद ही 1.5 लाख की कीमत घट ली हो। ऐसा नहीं है। कल रात मेरे और सजनानी के यहाँ से जाने के बाद तुम दोबारा सेसिल होटल गई थी? सवाल ही नहीं पैदा होता। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी दोबारा वहाँ जाने की? वो रिवॉल्वर कहाँ है जो कल सजनानी ने तुम्हें दी थी? सजनानी साहब ने मुझे कोई रिवॉल्वर नहीं दी थी। पागल मत बनो। सजनानी ने मुझे खुद बताया था कि उसने मनोहर लाल से हिफाजत के लिए तुम्हें अपनी रिवॉल्वर दी थी, हाथी दांत के दस्ते वाली 38 कैलिबर की रिवॉल्वर। शीला ने तकिए के नीचे से रिवॉल्वर निकालकर उसके हाथ में रख दी। सुनील ने रिवॉल्वर की नाल को सूंघा। तुरंत उसके माथे पर बल पड़ गए। उसने रिवॉल्वर का चैम्बर खोला। चैम्बर में एक खाली कारतूस मौजूद था। प्रत्यक्ष एक गोली उसमें से चलाई गई थी और 5 सलामत मौजूद थी। इसमें एक खाली कारतूस मौजूद है, सुनील बोला। तो शीला बोली, इसमें खाली कारतूस की मौजूदगी का मतलब है कि इसमें से एक गोली चलाई गई है। आई सी। ये गोली किसने चलाई? मुझे क्या मालूम, मैंने तो इस रिवॉल्वर को हाथ तक नहीं लगाया। कल रात जैसी सजनानी साहब इसे छोड़ गए थे, ये वैसी ही अभी तक पड़ी थी। सुनील ने रिवॉल्वर का चैम्बर बंद किया और उसे वापस तकिए के नीचे रख दिया। गोली तुमने तो नहीं चलाई? उसने पूछा। सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर तुमने नहीं चलाई तो सजनानी ने चलाई होगी। वो खामोश रही। अगर मनोहर लाल की हत्या इस रिवॉल्वर से हुई है तो इसमें मौजूद खाली कारतूस की सफाई देना तुम्हारे लिए काफ़ी मुश्किल काम साबित हो सकता है। मेरे लिए क्यों, या सजनानी के लिए? मेरी राय में तुम्हें सजनानी से इस खाली कारतूस के बारे में बात करनी चाहिए। मैं करूँगी। बंदा चला। सुनील नीचे आकर फिर अपनी प्रतीक्षारत टैक्सी में सवार हो गया। उसके निर्देश पर टैक्सी मुगल बाग पहुंची। सजनानी अपनी कोठी में नहीं था। गोपीनाथ भी वहाँ नहीं था।
वहाँ आने में सुनील को केवल इतना फ़ायदा हुआ कि उसे गोपीनाथ की नई नकोर बीवी के दर्शन हो गए। उसका नाम उर्मिला था और वो वाकई बहुत खूबसूरत थी। उर्मिला से उसे मालूम हुआ कि बेटा तो अपनी विज्ञापन एजेंसी के ऑफिस में गया था, लेकिन बाप कहाँ गया था उसे मालूम नहीं था। सुनील मैजेस्टिक सर्कल पहुंचा। सजनानी अपने ऑफिस में भी नहीं था। ऑफिस खुल चुका था, लेकिन उसके प्राइवेट ऑफिस को ताला लगा हुआ था। सुनील फिर टैक्सी पर आ सवार हुआ। वो नेताजी सुभाष मार्ग पहुंचा। वहाँ उसने गोपीनाथ की एडवर्टाइजिंग एजेंसी के सामने टैक्सी रुकवाई। वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर थी। गोपीनाथ वहाँ मौजूद था। गोपीनाथ सजनानी एक लगभग 27 साल का अति आधुनिक सुंदर युवक था। आइए, वो सुनील से हाथ मिलाता हुआ बोला। आइए सुनील साहब। सुनील उसके सामने बैठ गया। गोपीनाथ ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और उसे कॉफ़ी लाने के लिए कहा। आज इधर कैसे भटक पड़े? गोपीनाथ ने पूछा। तुम्हें शादी की मुबारकबाद देने आया था, सुनील मुस्कुराता हुआ बोला। ओह थैंक यू, बड़ी आनन फानन शादी की। मैं हर काम आनन फानन ही करता हूँ भाई साहब, और फिर ऐसे मामलों में देर करने से बढ़िया लड़की हाथ से निकल जाने का भी खतरा होता है। सुनील हंसा। तभी चपरासी कॉफ़ी ले आया। गोपी, सुनील बोला, दरअसल मैं तुम्हारे पापा को तलाश कर रहा हूँ। वे अपने ऑफिस में होंगे। वहाँ नहीं हैं वो। आप उनकी सेक्रेटरी मंगला से पूछते उनके बारे में। वहाँ सजनानी के प्राइवेट ऑफिस को ताला लगा हुआ था। ये कैसे हो सकता है? मंगला तो तुम्हारे पापा ने कल रात मंगला को नौकरी से निकाल दिया है। अच्छा, क्यों? वजह नहीं मालूम मुझे। तुम्हारे पापा सुबह कोठी पर तो तुमसे मिले होंगे। उन्होंने तुम्हें बताया नहीं कि वे कहाँ जाने वाले थे? मेरी सुबह पापा से मुलाकात नहीं हुई थी। बात यह है भाई साहब कि पापा मेरे यूं शादी कर लेने की वजह से मुझसे बहुत खफा है, इसलिए आजकल हम दोनों में कम्युनिकेशन नहीं है। आई सी। कुछ क्षण खामोशी छाई रही। ये मंगला, सुनील ने नया सवाल किया, तुम जानते हो रहती कहाँ है? पहले तो वो कमर्शियल स्ट्रीट की 14 नंबर इमारत में रहती थी, अब का पता नहीं। वहाँ वो कौन से फ्लैट में थी? नंबर मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो दूसरी मंजिल पर सामने का फ्लैट था। दूसरी मंजिल पर सामने एक ही फ्लैट है। सुनील ने अपनी कॉफ़ी ख़त्म की और उठता हुआ बोला, अगर अपने पापा से तुम्हारा संपर्क हो जाए तो उन्हें बता देना कि मैं उन्हें तलाश कर रहा था। ज़रूर। सुनील ने उससे हाथ मिलाया और वहाँ से भी विदा हो गया। वो फिर टैक्सी में आ बैठा। तब तक टैक्सी का मीटर 20 रुपये दिखाने लगा था। सुनील ने एक वितृष्णापूर्ण निगाह मीटर पर डाली और ड्राइवर से बोला, कमर्शियल स्ट्रीट चलो प्यारे लाल। टैक्सी आगे बढ़ी। सुनील को मंगला का फ्लैट तलाश करने में कोई दिक्कत ना हुई। कॉल बेल की आवाज़ पर दरवाज़ा खुद मंगला ने खोला। हेलो, सुनील अपने चेहरे पर एक गोल्डन जुबली मुस्कुराहट लाता हुआ बोला। तुम? वो हैरानी से बोली। यहाँ कैसे पहुँच गए तुम? जादू के ज़ोर से। मैंने आंखें बंद की, सच्चे दिल से तुम्हें याद किया, आंखें खोली तो अपने आप को यहाँ खड़ा पाया। क्या चाहते हो? जिनेदा मान से शादी करना चाहता हूँ मेम साहब। सेटअप। मेरा मतलब है मुझसे क्या चाहते हो? तुमसे 1 मिनट बात करना चाहता हूँ। किस बारे में? बताता हूँ, भीतर तो आने दो। मंगला हिचकिचाती हुई चौखट से परे हटी। दोनों आमने सामने बैठ गए। तुम अब सजनानी के यहाँ नहीं हो? सुनील बोला। आप ही की मेहरबानी है जनाब, वो विष भरे स्वर में बोली। मेरी मेहरबानी? इतने भोले मत बनो। तुमने सजनानी से मेरी शिकायत की कि मैंने तुम्हें उसका पता नहीं बताया। उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया। तुम्हें उसका पता मुझे बताना चाहिए था। क्यों बताना चाहिए था? उसने मुझे कहा था कि मैं उसका पता किसी को भी ना बताऊं। मेरी डिक्शनरी में किसी को भी नहीं का मतलब किसी को भी नहीं ही होता है। मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी गई। मुझे सजनानी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। नौकरी गई तो गई, मुझे क्या नौकरी की परवाह है? मैं तो वहाँ अपना वक्त ही खराब कर रही थी। अच्छा हुआ उस बूढ़े खुसट सिंधी से पीछा छूटा। हुआ क्या था? वो शाम को ऑफिस में आया। पहले उसने मुझे विशालगढ़ से फ़ोन करके बताया था कि वो आ रहा था और मैं ऑफिस में उसका इंतज़ार करूं। ऑफिस बंद होने के बाद भी मैं उसके इंतज़ार में बैठी हुई थी। वो भुनभुनाता हुआ ऑफिस में पहुंचा और आते ही बाथरूम में घुस गया। बाथरूम में? हाँ, उसके ऑफिस की बगल में एक और कमरा है जो उसने अपने बेडरूम के रूप में सजाया हुआ है। यहाँ वो वक्त ज़रूरत के लिए अपने कपड़े वगैरह भी रखता है। आई सी। जनाब, ज़रा परवाह नहीं की उसने इस बात की कि मैं उसके इंतज़ार में अकेली बैठी झक मार रही हूँ। बजाय इसके कि वो पहले मुझसे बात करे, बाथरूम में घुस गया। आते ही फिर वो तरोताज़ा होकर नया सूट पहनकर बाहर निकला और लगा मुझ पर बरसने कि मैंने तुम्हें या शीला को उसका पता क्यों नहीं बताया, उसे खबर क्यों नहीं की कि तुम दोनों उसे तलाश कर रहे थे। भन्नाई तो मैं बैठी ही थी। मुझे भी ताव आ गया।
फिर मैंने भी 2-4 खरी खरी सुना दी उसे। जवाब में उसने वही किया जो हर एम्प्लॉयर करता है, और तो कुछ बस का होता नहीं इन लोगों का। क्या किया उसने? मुझे कहने लगा तुम्हारी नौकरी खलास। मैंने भी कह दिया कि भाड़ में गया वो और भाड़ में गई उसकी नौकरी। मैं उसी वक्त वहाँ से उठकर चली आई। सजनानी ऑफिस में कितने बजे पहुँचा था? 8:45 बजे। 15 मिनट वो बाथरूम में घुसा रहा था। उसके बाद मेरी उससे तकरार हुई थी। वो ऑफिस में सीधा विशालगढ़ से आया था। हाँ, कहता तो वो यही था। मैडम, मैं शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी गई। कहो तो मैं सजनानी से इस बारे में बात करूँ या कहीं और नौकरी की बात करूँ? नो थैंक्स, नौकरी तो अब मुझे करनी ही नहीं। तो क्या करोगी? वही जो करने का शुरू से मेरा मन था। क्या? फिल्म स्टार बनने की कोशिश करूँगी। वो तो तुम जब चाहो बन सकती हो। तुम्हारी फिगर, तुम्हारी पर्सनैलिटी है ही एक फिल्म स्टार के काबिल। थैंक यू। वो खुश हो गई। गोपीनाथ ने शादी कर ली है, तुम्हें मालूम हुआ? हाँ जी, हुआ। तुम्हारी भी तो काफ़ी कोर्टशिप चली थी गोपीनाथ से। हाँ, लेकिन बीच में शीला आ गई तो उसने मुझे छोड़ दिया। फिर बीच में ये उसकी नई बीवी आ गई तो उसने शीला को छोड़ दिया। लेकिन तुम क्या समझते हो कि गोपीनाथ अपनी बीवी से बंधा रह जाएगा? नहीं रहेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। 6 महीने में तलाक ना हो जाए तो कहना। अच्छा, तो दोस्तों ये था खाली कारतूस नॉवल का पार्ट 2। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।